नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। टुडेज वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ दोस्तों, भाग 3 के अंतर्गत जो मूल अधिकारों से संबंधित व्यवस्थाएं रखी गई हैं उनमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या ये कहें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है, जो मूल अधिकार है, वह आप भी विचार कर सकते हैं और सोचें। तब तक हम और बात करते हैं। तो आज की जो चर्चा है वो उसी मूल अधिकार से संबंधित है और आप लोगों ने सोच लिया होगा मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल 32 से संबंधित, जिसका संबंध है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज़ हैं वो किस आर्टिकल से संबंधित हैं। तो इसका संबंध जो है आर्टिकल 32 से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो मूल अधिकारों का प्रवर्तन है वो जो कोई भी दूसरी कार्यवाही हैं उनके द्वारा भी हम कर सकते हैं। जी हाँ, जो मूल अधिकार हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको हम किसी और कार्यवाही के द्वारा भी इन्फोर्स कर सकते हैं। जैसे हम सामान्य विधि के अधीन अगर हम बात करते हैं, जो घोषणात्मक वाद होते हैं, कुछ ऐसे डिक्लेरेशन सूट्स होते हैं, उनके द्वारा हम मूल अधिकारों को परिवर्तित करा सकते हैं या उनको इन्फोर्स कर सकते हैं। या फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 226 की, जिसका संबंध जो है हाई कोर्ट से संबंधित है। उसके अधीन भी हम आवेदन करके मूल अधिकारों का परिवर्तन करा सकते हैं। या फिर किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो लाई गई कुछ ऐसे विधिक कार्यवाही हैं जिसमें प्रतिरक्षा के रूप में कुछ स्थापित किया गया हो, तो उसके आधार पर भी हम मूल अधिकारों का परिवर्तन करा सकते हैं। तो दोस्तों, लेकिन बात जब आर्टिकल 32 की आती है तो इसके अधीन अगर हम मूल अधिकारों से संबंधित कार्यवाही करते हैं तो उसी को हम संवैधानिक उपचार में शामिल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि इसका संबंध भाग 3 से है, इसलिए ये जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है ये एक मूल अधिकार है और उच्चतम न्यायालय के समक्ष ऐसी कार्यवाही लाने का अधिकार भी भाग 3 में प्रगणित मूल अधिकार है। तो दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का जो संबंध है वो केवल और केवल आर्टिकल 32 से संबंधित है। बाकी जो हैं वो दूसरी कार्यवाही हैं या दूसरे प्रकार की विधियां हैं। आगे चलते हैं। अगर हम इससे संबंधित बातें करते हैं तो जो मूल अधिकार हैं, जो घोषणाएं की गई हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेरेशन दिए गए हैं, वो एक प्रकार के अमूर्त हैं, अर्थात उनमें कोई एक फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। दूसरी बात हम बात करते हैं तो अगर ये इसमें कोई फिजिकल या मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है मूल अधिकारों में, तो फिर इनका अर्थ क्या है? तो इस संबंध में जो मूल अधिकार हैं उनकी संवैधानिक जो घोषणा है वो तब तक अर्थहीन और तर्कहीन, या फिर हम ये कहें कि जो पावरलेस है, जो शक्तिहीन है, वो बनी रहेगी जब तक कि हम कोई ऐसा सिस्टम ना क्रिएट कर लें जिससे इनको इन्फोर्स करा सकते हैं, इनको प्रवर्तित करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी जैसे मैं बात कर रहा था आर्टिकल 32 की और आर्टिकल 226 के अंतर्गत, या फिर और भी कुछ ऐसी विधियां जिसमें मूल अधिकारों से संबंधित बात है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मूल अधिकारों की, तो इसलिए पुनः हम आर्टिकल 32 की ही बात करेंगे दोस्तों। तो दूसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं तो इनका जो प्रवर्तन है वो न्यायपालिका की निष्पक्षता, स्वतंत्रता के साथ साथ कार्यपालिका तथा अन्य पदाधिकारियों के अनुपालन के लिए न्यायिक आदेश की व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये अमूर्त हैं, मूर्त नहीं हैं। ये मॉर्टल या इमॉर्टलिटी का जो एक प्रॉपर्टी होती है, तो इस वाली प्रॉपर्टी के अंतर्गत जब उसमें कोई जान ही नहीं है तो उसको इन्फोर्स कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो और वो सिस्टम क्या है? यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट बहुत प्यारा सा लिखा है कि जो इनका प्रवर्तन है, इनको जो इन्फोर्स कर सकते हैं, इन्फोर्सेबल बना सकते हैं, तो वो न्यायपालिका की जो वर्तमान में स्थिति है हमारी कि ये न्यायपालिका हमारी निष्पक्ष है और स्वतंत्र है, तो खाली इस गुण के साथ हम बात नहीं कर सकते, बल्कि हम इसके साथ साथ जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव्स है, और साथ ही साथ जो कार्यपालिका के अन्य पदाधिकारी हैं या जो अथॉरिटीज़ हैं, उनके अनुपालन के लिए भी हमें न्यायालय को एक शक्ति देनी पड़ेगी, जिसे हम न्यायिक आदेश या रिट की व्यवस्था की बात करते हैं। दोस्तों, आगे चलते हैं।
मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जो स्थिति है, जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, वो प्रवर्तन करने के लिए वो 4 प्रकार से हम उनका वर्णन कर सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 13 के अंदर की अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल 13, इसके अंतर्गत जो व्यवस्थाएं रखी गई हैं वह क्या है, इस पर हम एक चर्चा कर सकते हैं। और उसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 13 के अंतर्गत, तो इसमें संविधान और मूल अधिकारों को कार्यपालिका की और जो हमारी विधानमंडल है उनकी दोनों की कार्यवाही के विरुद्ध प्रत्याभूत करता है। कौन सा? आर्टिकल 13। इसका मतलब यह है कि कार्यपालिका या विधानमंडल का कोई कार्य जो इन अधिकारों को कम करेगा या जो मूल अधिकार है उनका किसी भी रूप में वो हनन करता है तो वो शून्य होगा, और न्यायालय को ये शक्ति प्रदान होगी कि वो उसे शून्य घोषित कर दे। ऐसी व्यवस्था जो है आर्टिकल 13 के अंतर्गत हमारी संवैधानिक शक्ति प्राप्त है। दूसरे की बात करते हैं तो उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वो मूल अधिकारों को लागू करने की और मौलिक अधिकार जो हमारे मूल अधिकार हैं उनका अतिक्रमण करने के लिए ऐसे प्रतिकार अधिनिर्णित जो प्रतिकार हैं उनका अधिनिर्णित करने की अधिकारिता उसे प्राप्त होनी चाहिए। और इस अधिकारिता का जब वो प्रयोग करेगा तो वो खुद से भी कर सकता है, खुद स्वप्रेरणा से, सो मोटो, या फिर लोकहितवाद जिसे हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में जानते हैं के आधार पर भी वो कर सकता है। तो यहाँ पर 2 बातें, सोमोटो और PIL के आधार पर जो है उच्चतम न्यायालय जो मूल अधिकार है उनको परिवर्तित कराने की क्षमता रखता है। तीसरा पॉइंट है उच्चतम न्यायालय और न्यायालय के द्वारा प्रवर्तित आदेश। तो उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के अंतर्गत इसमें एक अधिकारिता प्राप्त संस्था है। और अगर हम बात करते हैं अन्य न्यायालयों में, तो अन्य न्यायालयों में केवल हम 226 के बारे में बात करेंगे, जो संविधान ने मूल अधिकारों को प्रवर्तन करने के लिए रिट निकालने की, जो न्यायिक आदेश हैं उनके निकालने की जो शक्ति दी गई है वो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट्स हैं उनको दी है। तो हाई कोर्ट्स की जो शक्ति है रिट्स निकालने की वो आर्टिकल 226 के अंतर्गत है, यानी कि 226 जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत काउंट नहीं होता है। चौथा जो मुख्य बात है वो है आपातकाल से संबंधित, जो भाग 18 से संबंधित है और जिसमें 352 से लेकर के 360 तक की व्यवस्थाएं दी गई। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, ये 3 प्रकार के मूल अधिकारों की घोषणाएं जो हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत की गई हैं। अगर हम 352 की बात करते हैं तो वो सशस्त्र विद्रोह या फिर कोई भारी आक्रमण से संबंधित है। 356 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल जब कोई समस्या आती है जिसे हम कहते हैं संवैधानिक आपात, तो उस समय पर 356 लागू होता है। और 360 के अंतर्गत जो है जब कोई हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस सरकार के सामने आ जाए कि वो इस प्रकार से कंगाल हो जाए सरकार के अपने अधिकारियों का, अपने कर्मचारियों का या अपने खर्च करने में वो सक्षम ना हो, तो इस प्रकार की स्थिति जो है वो आर्टिकल 360 के अंतर्गत वर्णित की गई है। दोस्तों इस जो आपात की जो स्थिति है, इस प्रकार इसमें जो प्रत्याभूत अधिकार है वो केवल आपातकाल की घोषणा के दौरान जो है संविधान में अधिकथित रीति से ही निलंबित किए जा सकते हैं। और ये जो व्यवस्था है ये अनुच्छेद 359 में, अनुच्छेद 359 मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है, तो आप इस पर भी बात कर सकते हैं। आर्टिकल 359 याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। संवैधानिक उपचारों की जो स्थिति है वो क्या है? तो यह उपचार जो है अधिकार भी है, मूल अधिकार। क्यों? क्योंकि अगर हम आर्टिकल 13 से संबंधित बात करते हैं तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि जो इसमें बात की गई है अनुच्छेद 32 में, वो मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक प्रत्याभूत उपचार प्रदान करता है, अर्थात उसके अंतर्गत समाहित जो शक्ति है, जो प्रत्याभूत है, उसकी शक्ति हमें मिलती है। तो चूँकि यह उपचार का अधिकार है और भाग 3 से संबंधित है, इसलिए भाग 3 के संदर्भ में इसे मूल अधिकार कहना चाहिए, क्योंकि यह भाग 3 में सम्मिलित है। उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकार का संरक्षक कहा जाता है और प्रत्याभूतवादी बनाया गया है।
प्रत्याभूतवादी का मतलब इन्फोर्स करने वाला जो सिस्टम है, इससे मतलब है जो इन्फोर्सेबल करा सकता हो किसको, मूल अधिकार को, इन्फोर्समेंट। वह न्यायालय इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करने के लिए दिए गए आवेदनों को ग्रहण करने से भी मना कर सकता है। तो दोस्तों इसे याद रखेंगे कि जो इस प्रकार के आदेश होंगे जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं वो उसे मना कर सकता है। इस प्रकार की जो शक्तियाँ हैं वो हमारे उसमें है और हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में समझते हैं। अगर हम इस संबंध में एक बात करें तो अनुच्छेद 32 जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक की जो ईंट्स होती है वो उसके समान है, क्योंकि बिना ईंट के आप मकान नहीं बना सकते। तो ऐसा ही कुछ जो अम्बेडकर हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उन्होंने एक बात कही थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, और उनका स्टेटमेंट कुछ ऐसा था कि अगर मुझसे कहा जाए कि मैं संविधान के किसी अनुच्छेद को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता हूँ, तो ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना संविधान व्यर्थ हो जाएगा, तो मैं और किसी अनुच्छेद को नहीं, केवल और केवल इसी को इंगित करूँगा। यह संविधान की आत्मा है और इसका हृदय है। अर्थात जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं वो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा मानते हैं। क्यों, जरा विचार करो। क्योंकि जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो राज्य के खिलाफ दिए गए हैं, उसके द्वारा जो मनमानी की जाती है उसके खिलाफ दिए गए हैं। और चूंकि ये जो राइट्स हैं ये क्या हैं, ये अमूर्त हैं। अर्थात जब तक इनको आप एक मूर्त रूप नहीं देंगे, जब तक इन्हें वास्तविकता में नहीं लाएंगे, तब तक ये बेकार हैं। और इस संदर्भ में आर्टिकल 32 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी के पास ये शक्ति है जो उसको इन्फोर्सेबल करा सकता है, उसको प्रवर्तनीय करा सकता है। तो इस संदर्भ में ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आर्टिकल 32 के अंतर्गत वही प्रश्न अवधारित किया जाएगा जो यहाँ अब नहीं पढ़ेंगे, अवधारित किया जाएगा, जो मूल अधिकारों से संबंधित है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 32 से संबंधित केवल मूल अधिकारों का वर्णन है। आगे देखते हैं न्यायिक आदेश। अब बात कर रहे हैं कि जो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 है वो न्यायिक आदेशों से संबंधित हैं। और ये जो न्यायिक आदेश हैं ये मूल जो हमारे कोर्ट्स हैं उनके द्वारा जारी किए जाते हैं। और ये 5 प्रकार के हैं जिनका हम यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, ये लैटिन वर्ड्स है हैबियस कॉर्पस, और इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसे हम इस रूप में ले सकते हैं कि प्रस्तुत करने से, मतलब किसी व्यक्ति को सामने लाने से। इसका संबंध जो है किसी अपराधी को या जिसे हमने बंदी बना लिया है उस व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण किया जाए। प्रत्यक्षीकरण किसके सामने, एक जज के सामने या न्यायिक अधिकारी के सामने। तो इसका मतलब यह उस व्यक्ति से संबंध में है जो न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया हो। अर्थात किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को हिरासत में रखा है, तो जो हिरासत में रखा हुआ व्यक्ति उसको सामने रखने की बात की गई है, उसे इसके सामने प्रस्तुत किया जाने की बात की गई है। तो दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सार्वजनिक प्राधिकरण हो या फिर व्यक्तिगत हो, इन दोनों के खिलाफ जारी किया जाता है। यह रिट तब जारी नहीं की जाती है जब हिरासत जो है कानून सम्मत हो, यानी कि कोई हमारा डिटेंशन लॉ लगा हुआ हो। डिटेंशन लॉ समझते हो, जिसमें आर्टिकल 22 के अंतर्गत जो है व्यवस्थाएं दी गई हैं, और उसमें कुछ जैसे यूपी कोका, मकोका, इस टाइप के अंतर्गत की जब बात होती है तो ये वहाँ पर लागू नहीं होता है। कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो, अगर न्यायालय की अवमानना हो और उसमें कुछ दिनों की जो है जज एक आपको जेल भेज दे, तो उसके अंतर्गत भी आप इसमें नहीं जा सकते हैं। या फिर विधानमंडल की बात करी जा सकती है, संसद की बात की जा सकती है, उसकी अवमानना की हो हमने, तो उस संबंध में भी जो है ये रिट जारी नहीं होगी। या न्यायालय के द्वारा हिरासत में रखा गया, न्यायिक हिरासत जिसे हम कहते हैं, या हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई और जहाँ तक हमारा कोर्ट काम ही नहीं करता और उसके बाहर, मान लो अमेरिका में कोई पकड़ा गया और हम जाकर अपने भारतीय कोर्ट के सामने करें कि भाई हमें हिरासत में ले लिया, हमारा कुछ करो, तो उस संदर्भ में जो है
ये नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों आगे चलते हैं परमादेश पर। मैंडामस, जिसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, इसका मैंडामस का परम आदेश है ना। यह क्या है, एक नियंत्रणकारी शक्ति है या एक न्यायिक आदेश है जो नियंत्रण करता है सार्वजनिक अधिकारियों पर और उनके द्वारा जो कार्य हैं या उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके कि भाई आपने ये काम किया या नहीं किया। तो इसे किसी सार्वजनिक इकाई या निगम या जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं या जो प्राधिकरण होते हैं या जो सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किए जा सकते हैं, तो ये केवल उन्हीं के खिलाफ जारी किया जा सकता है। इसके ये जारी नहीं कर सकते तो हम किसी व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते। किसी जो निजी व्यक्ति है या कोई इकाई है या कोई ऐसे विभाग भी होते हैं जो गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, या फिर कुछ इस टाइप के और, जैसे भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल, उनके विरुद्ध जो है इसे जारी नहीं कर सकते। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं, जो काम कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं उनकी बात नहीं है, तो उनके खिलाफ भी जो है परमादेश को जारी किया जा सकता है। आगे चलते हैं प्रोहिबिशन पर, प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, प्रोहिबिशन। तो अलग अलग जगह पर आप पब्लिक प्लेस में देखते होंगे प्रोहिबिशन और एक बोर्ड लगा रहता है, उस पर काट दिया जाता है। तो प्रोहिबिशन मतलब रोकना। तो ये किसी उच्च न्यायालय द्वारा, जो उसके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उसको, या फिर किसी जो ट्रिब्यूनल्स हैं या उनके जो न्याय क्षेत्र हैं उनसे उच्च न्यायिक जो कार्य करने से रोकने के लिए जारी करते हैं हम लोग इसे। इसका मतलब ये है कि मान लो कोई लोअर कोर्ट है और वो अपर कोर्ट का काम कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए जो है प्रोहिबिशन है कि भाई आप अपने क्षेत्र से बाहर जो है कार्य नहीं कर सकते। ये जो रिट है ये केवल एक न्यायिक रिट है, यानी कि इसे हम क्वासी जुडिशरी रिट्स के रूप में जान सकते हैं। अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध ही जारी कर सकते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स है, जो एग्जीक्यूटिव्स के अंदर आते हैं, जो प्रशासनिक प्राधिकरण हैं या जो लेजिस्लेचर हैं या कोई पर्सनल व्यक्ति, इनके खिलाफ इनको जारी नहीं करते हैं। अब बात करते हैं उत्प्रेषण की। तो उत्प्रेषण इंग्लिश में सर्टिलरी के रूप में जानी जाती है, जिसका मतलब होता है सूचना देना, या फिर इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कोई प्रमाणित करना, है ना, प्रमाणित करना। तो उत्प्रेषण का मतलब प्रमाणित करना या सूचना देने से संबंधित है। और ये जो है एक उच्च न्यायालय द्वारा जो है अपने अधीनस्थ न्यायालय को सूचना दी जाती है कि भाई आप, या फिर जो उनके अधिकरण है, जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनको, या फिर कोई लंबित मामला है, कोई सस्पेंशन मैटर्स है, कहीं कोर्ट में लटका हुआ है, तो उसको या तो सीधे या फिर पत्र लिखकर वो जारी किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त जो है उसके न्यायिक क्षेत्र की कमी या उसकी कानूनी की जो खराबी है उसके संबंध में भी इसे जारी कर सकते हैं। 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि जो उत्प्रेषण व्यक्तियों के अधिकार को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरण हैं उनके खिलाफ भी इसको जारी किया जा सकता है। आगे देखते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो यहाँ लिखा नहीं है, तो क्यू वारंटो आप अधिकार परीक्षा, इसका जो मतलब है वो होता है वारंट के द्वारा, है ना। इसका मतलब क्या होता है, प्राधिकृत करना, ऑथराइज करना, यानी कि वारंट के द्वारा। तो इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा जब सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे के जांच के लिए जारी कर सकता है। तो किसी व्यक्ति द्वारा जब लोक कार्यालय के अवैध या फिर अनाधिकार ग्रहण करने से रोकता है। मान लो कि भाई आपके पास ये काम तो था ही नहीं, लेकिन आपने उस पर काम कर लिया, आपके क्षेत्र में नहीं था, तो फिर इस टाइप की जो रिट्स है वो क्यू वारंटो जारी की जाती है। रिट को पूरक सार्वजनिक कार्यालयों के मामले में तब जारी किया जा सकता है जब उसका निर्माण संवैधानिक हो, और इसे मंत्रित्व काल में या फिर निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं कर सकते हैं। कोई मंत्री है और वो अपने, जब वो मंत्री रहता है अपने पद पर कार्यरत है, मंत्रित्व कार्यालय का मतलब ये है, या फिर उसका कोई निजी कार्यालय है, तो उसके लिए जारी नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग इसे जान सकते हैं। जो 4 रिट से हटकर है, जो पहली 4 रिट्स हैं, वो इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, और इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है जो क्यू वारंटो है
कि उसमें पीड़ित व्यक्ति शामिल होगा। तो क्यो वारंटो एक ऐसी वो है जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा PIL जैसे समझते हैं हम लोग, तो उसकी तरीके से इसे जारी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के जो है न्यायिक आदेश आर्टिकल 32 के अंतर्गत इस्टेब्लिश किए गए हैं और मुझे अपेक्षा है, पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आया होगा और साथ ही साथ ये भी समझ में आया होगा कि जो हमारे संवैधानिक उपचार है उसका मतलब क्या है। संवैधानिक उपचार एक आर्टिकल 32 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था है और चूंकि ये आर्टिकल 32 भाग 3 से संबंधित है इसलिए इसे मूल अधिकार भी कहते हैं। दोस्तों अगली किसी और विषय पर हम पुनः आपसे मुलाकात करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि डेल्टा एकेडमी का जो उद्देश्य है वो अधिक से अधिक नॉलेज को प्रसारित करना है ताकि ज़रूरतमंद लोगों को, दूर दराज के लोगों को नॉलेज पहुंचाई जा सके। और आपके जो सजेशन हैं वो हमारे लिए प्रार्थनीय रहेंगे और हम उस पर काम भी करेंगे। तो अगर आप कोई सुधार चाहते हैं तो उस पर भी चर्चा करें। अगली क्लास में अगले अच्छे से विषय के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।